हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक मॉडल इससे पहले हम देख रहे थे। सभी एटॉमिक मॉडल हम डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट एटॉमिक मॉडल जो कि काफ़ी एडवांस था, जिसने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि रियल में एटम क्या है ना। और कैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, है ना। कि कैसा, कौन सा मॉडल पढ़ा है हमने लास्ट, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ जी, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा मोशन शो करता है किसी भी एटम के अंदर, वेव मोशन शो करता है। ठीक। और किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सर्कुलर पाथ में ना घूम करके किस में रहते हैं, ऑर्बिटल में रहते हैं। अब ये ऑर्बिटल क्या है इसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक, जिनको हमें पढ़ना है। क्वांटम नंबर्स। तो श्रोडिंगर साहब ने, एक तरह से फादर ऑफ, उन्हें क्वांटम केमिस्ट्री हम कहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था कि हाँ, रियल में एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन कैसे किस ऑर्बिटल में मोशन करता है, किन सेल में इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ क्वांटम, कुछ उन्होंने कंसेप्ट दिया जिसे हम कह रहे हैं क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, या कह लो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी पूरी जानकारी दी उन्होंने कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी लेवल में है, किस तरह की ऑर्बिटल्स में है, और क्या उसका स्पिन है। तो उसे हम बोल रहे हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में पोजीशन को, कि कहाँ पे वो प्रेजेंट है, सिंपली कहूँ तो एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करता है। ठीक। किस तरह की सब सेल में है इलेक्ट्रॉन, सेल में तो है लेकिन उसमें भी कौन सी सब सेल में है, सब सेल में तो है लेकिन उसमें भी कौन सी ऑर्बिटल में है। तो इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर क्या पोजीशन है, किस एनर्जी लेवल में है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ क्वांटम नंबर्स दी गई हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम एन से। सेकेंड क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम एल से। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। और लास्ट क्वांटम नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब ये क्वांटम नंबर क्या क्या है, कौन सी क्वांटम नंबर किस चीज़ को बताती है, तो एक जनरल वे में देख लीजिए पहले, फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है उसको एक्सप्लेन करती है ना, कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है, या न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पर है। यही तो होगा कि एनर्जी लेवल हमें पता है, किसी भी एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल हो सकते हैं। ठीक। तो किस एनर्जी लेवल में है, या ऐसे कह लो इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या है न्यूक्लियस से, ऐसे भी तो कह सकते हो कि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इसका मतलब हाई एनर्जी लेवल में होगा इलेक्ट्रॉन। चलिए, ये एनर्जी को बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है कि किस एनर्जी लेवल में तो है लेकिन उसमें भी किस सब सेल में है, एस में है, पी में है, डी में है, या एफ में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताती है कि चलो मैं मानता हूँ पी में है, लेकिन किस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है इलेक्ट्रॉन, की पी एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, पी वाई पे है, या पी जेड पे है। तो स्पेशली कहूँ तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, ये सब सेल को बताता है, और ये शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताती है ये क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है। तो कोई इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है ये तो बताएगा ये, उसमें भी कौन से सब सेल में है ये बताएगा एल। माना इलेक्ट्रॉन चलो पी सब सेल में, उसमें भी ये पी एक्स में है, पी वाई में है, या पी जेड में है। ठीक। तो तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस पॉसिबल हमें पता है, तो कौन सी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन जो है, और फिर इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या है ये कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक जनरल व्यू था, अब डिटेल में देख लेंगे, है ना। तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किससे की जा रही है, एन से। ठीक। और हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि क्वांटम नंबर किसको बता रही हैं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में कहाँ पर प्रेजेंट है।
ठीक, तो उसकी पूरी जानकारी कौन दे रहा है, क्वांटम नंबर। इट कैन हैव वैल्यू ऑफ 1 2 3, तो n की वैल्यू आप क्या देखोगे, 1 2 3 4 और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो किसी भी एटम में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल हो सकते हैं, और ये किसको बता रहा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मैंने पहले भी कहा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को बता रहा है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से। कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है तो इसका मतलब लो एनर्जी लेवल में होगा, एन की वैल्यू लो होगी, सपोज हो सकती है 1 या 2, है ना। हाई एनर्जी लेवल में है तो एन की वैल्यू ज़्यादा होगी। इट डिटरमाइंस एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो देखो वही बात लिखी हुई है, ये किसको बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि किस एनर्जी लेवल में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है। ऐसे ही n बराबर हम लास्ट क्लास में 9 10th में देख के आए हैं। अब तो हम n बराबर 1 2 3 4 पढ़ रहे थे, और पहले हम क्या पढ़ते थे, k l m n, इस तरह से हम उनको सब सेल नाम दे देते थे, सॉरी सेल नाम दे देते थे। तो n किसको बता रहा है, देखो फिर से वही लिखा हुआ है, इट डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को बताती है कि न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है। कि n की वैल्यू ज़्यादा है, हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से, या हाई एनर्जी लेवल में है। क्लियर। तो देखिएगा यहाँ से, सपोज ये न्यूक्लियस है, तो अगर यहाँ पर है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, या n की वैल्यू क्या होगी उस समय, 1 होगी। और ये सपोज 2 सेल है सेकंड, और ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 3 है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शो हो रखा है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअल में वो हाई एनर्जी लेवल में है। ठीक, और ऐसे ही इनको K सेल, L सेल और M सेल इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, K L M N O P, है ना, उस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5, जीरो नहीं होगी बस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होगा तो किस में होगा, किसी कक्षा में ही तो होगा, किसी सेल में ही तो होगा। तो फिर अब जैसे हम स्कूल में भी अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे तो नहीं आता कि कोई क्लास जीरो है। भाई जीरो है तो उसे कहाँ नाम देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होगा कहीं तो होगा, तो उसको उसकी वैल्यू है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बोलते हैं। इनफाइनाइट तक हो सकती है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, यानी अगर इनफाइनाइट एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का अब न्यूक्लियस के प्रति जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बस क्या है, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ें, क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन हैज लोवेस्ट एनर्जी, ये कह रहा है जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा हम समझ जाएंगे कि उसकी एनर्जी क्या है, कम है, कि वो लो एनर्जी लेवल में है। और लो एनर्जी लेवल ही क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट। ये बात भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब इलेक्ट्रॉन अपने लो एनर्जी लेवल में हो, सपोज इलेक्ट्रॉन इस वाली n बराबर 1 कक्षा में है, n बराबर 1 सेल में है, तो वो क्या कहलाएगा इसके लिए, लो एनर्जी लेवल। सपोज कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 में है और यही इसकी अपनी सेल है, तो ये इसके लिए ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन को बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग हमने बात की थी, कोई एनर्जी मिल जा रही है, n बराबर 2 में था कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कहला रही है इसकी ग्राउंड स्टेट, इनिशियल स्टेट। लेकिन अगर यहाँ से कोई एनर्जी मिल गई इसे, तो ये कहाँ जा सकता है, n बराबर 3 में, 4 में, 5 में। ठीक है, डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व की है, या किस एनर्जी का फोटोन जो है एब्जॉर्व किया है। तो फिर जिस भी एनर्जी लेवल में वो जाएगा वो क्या कहलाएगा उसके लिए, एक्साइटेड स्टेट। सपोज n बराबर 2 से 3 में चला गया तो n बराबर 3 क्या होगी इसकी, एक्साइटेड स्टेट। तो n इज इक्वल टू 3 एक्साइटेड स्टेट होगी। सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको बताती है, एनर्जी लेवल को, या न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, किससे डिनोट करेंगे, L से। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज डिनोटेड बाय L। तो ये एंगुलर मोमेंटम को बताती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें पता है न्यूक्लियस के चारों ओर इस तरह से रिवॉल्व होता है, और घूमती हुई स्पीसीज का या मोशन करती हुई स्पीसीज का, और चार्ज स्पीसीज का स्पेशली कहूँ तो उसका कोई ना कोई एक एंगुलर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम को यहाँ कौन बताती है, L। अब इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, n पर। L की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, n पर। और कहाँ से कहाँ तक, L की वैल्यू होती है 0 से n-1, 0 to n-1। ठीक, तो देखो ये लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ L रेंज फ्रॉम 0 to n-1
वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ l गिव्स द सब सेल। मैंने पहले ही बता दिया था जो l है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से सब सेल को। ठीक, अब किस सेल में कितनी सब सेल होंगी वो डिपेंड करेगा किस पे, किसके इक्वल होगा, 0 टू n-1 के। तो n इजिकल टू अगर सपोज 1 है, n इजिकल टू 2 है, तो फिर l की वैल्यू क्या होगी वो हम कैलकुलेट किससे कर लेंगे, 0 टू n-1 रिलेशन से। सपोज n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 0 से n-1 फॉर्मूला होता है, तो n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा 0 टू 0। अब 0 टू 0 तो 0 ही हो गया, तो l इजिकल टू क्या हो जाएगी वैल्यू 0। ऐसे ही n की वैल्यू अगर 2 है तो क्या हो जाएगा 0 टू n-1। n की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2-1 कितना हो जाएगा 1, तो 0 टू 1। तो दो वैल्यू हो गई एक तरह से l की, यहाँ पर कौन कौन सी 0,1। ऐसे ही l इजिकल टू अगर 3 है तो कौन कौन सी हो जाएंगी 0,1,2। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि n बराबर अगर 3 सेल है तो उसमें कितनी सब सेल पॉसिबल हैं, यहाँ पर 3, क्योंकि 3 वैल्यू यहाँ पर आ रही हैं। ठीक, तो l किसको बताता है, सब सेल को। ऐसे ही n बराबर अगर 2 है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि l की यहाँ टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यू है 2, यहाँ पर 0,1, तो इसलिए n बराबर 2 में कितनी सब सेल पॉसिबल है, यहाँ पर 2। ऐसे ही n बराबर अगर 1 है तो n बराबर 1 के लिए l की पॉसिबल वैल्यू कितनी है 1, है ना। एक 1 वैल्यू मान सकते हैं, वैल्यू 0 तो है लेकिन टोटल वैल्यू वैसे कहेंगे तो 1 है। तो n बराबर 1 के लिए टोटल 1 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं l की, n बराबर 2 के लिए 2 पॉसिबल वैल्यू हैं, और l बराबर 3 के लिए 3 पॉसिबल वैल्यू है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर n बराबर 1 है तो n बराबर 1 में केवल एक ही सब सेल होती है, n बराबर 2 में 2 सब सेल होती है, n इजिकल टू 3 में 3 सब सेल होती हैं। देखो l इज डेजिग्नेटेड एज SPDF। ठीक है, l जो है वो सब सेल को बताता है, और कितनी सब सेल पॉसिबल हैं SPD और F। ठीक, 4 सब सेल जनरली पॉसिबल हैं। अब तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं तो उसमें सभी में मैक्सिमम जो ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट मतलब लो एनर्जी स्टेट में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन अभी तक, क्योंकि 118 एलिमेंट खोजे गए हैं और उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, SPD और F में हम कैटेगराइज किया गया है। तो सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो S में, P में, D में और F में जाता है। होने को तो एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ तो आगे ये फिर SPD, FG, HI, J ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं सब सेल की, लेकिन ग्राउंड स्टेट में सब सेल की बात करूँ तो 4 ही पॉसिबल वैल्यू हैं अब तक 118 एलिमेंट में। ठीक, और ये क्या है, सब एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल है जिनका कि नाम होता है, S का मतलब होता है शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूज और F का मतलब होता है फंडामेंटल। तो इस तरह से ये 4 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हैं जो कि बस सब सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्लियर हो गई होगी वैल्यू, है ना। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करती है n की वैल्यू पर, 0 से n-1। तो देखो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, n इजिकल टू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, और कौन सी सब सेल पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ n को, और s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि l की वैल्यू अगर आपकी 0 है इसका मतलब वहाँ कौन सी सब सेल पॉसिबल है, s। एक चीज़ को आप लोग बड़े अच्छे से याद कर लेंगे, क्या l की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो l की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सी सब सेल पॉसिबल है वहाँ, s। अगर l की वैल्यू 1 है तो कौन सी सब सेल पॉसिबल है, p। अगर l की वैल्यू 3 है तो कौन सी है, d। और l की वैल्यू 2 है तो d, और 3 है तो f। सिमिलरली आगे G, H, I, J, है ना। तो अभी तो आपका काम इससे ही चल जाएगा, क्या L की अगर ये 0, 1, 2, 3 अगर वैल्यू आ रही है तो आप समझ जाएंगे अगर 0 है तो S। अब जैसे L की वैल्यू 0 आई थी तो यहाँ क्या आ गया, देखो S सब सेल है। 1 क्यों लिखा, क्योंकि n बराबर क्या है 1, तो यहाँ ये 1 लिखा हुआ है वो तो सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सब सेल को। ठीक, तो ये कह रहा है डिफरेंट सब सेल आर डेजिग्नेटेड बाय फर्स्ट राइटिंग द वैल्यू ऑफ n फॉलोड बाई l। तो पहले किसी सब सेल को लिखना होता है, तो अब 1s को हम हमेशा क्या कहेंगे, सब सेल। ऐसे ही 2s को क्या कहेंगे, सब सेल। ऐसे ही 3s को क्या कहेंगे, सब सेल, है ना। तो 1, 2, 3 ये तो क्या होते हैं, सेल।
ऐसे ही 1s 2s 2p ये क्या होते हैं, सब सेल। तो टर्मिनोलॉजी का भी ध्यान रखना है, आगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एल की वैल्यू देखो यहाँ कह रहा है ये 0 है, तो किस क्या कौन सी ऑर्बिटल पॉसिबल है, फिर वहाँ एस ऑर्बिटल या एस सब सेल कह लो अभी, क्योंकि एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होती है। अब ऐसे ही n की वैल्यू 2 है तो n माइनस 0 से n माइनस 1, अभी अभी हमने पढ़ा है 0 टू n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, 0 से n माइनस 1 होता है। तो n की वैल्यू 2 है तो 0,1। अब 0 किसके लिए आता है, l की वैल्यू 0 है, अभी बताया था l की वैल्यू अगर 0 है तो कौन सी सब सेल पॉसिबल है, s। ऐसे ही 1 है तो p, 2 है तो d। तो देखो 0 है तो s हो गया, अब क्योंकि सेल सेकेंड थी तो 2s। ऐसे ही 1 है, 0 से n माइनस 1 है ना, तो 0 से n माइनस 1 अगर आप निकालोगे n बराबर 2 रख करके तो 0,1 2 वैल्यू आ जाएंगी बस। तो यहाँ 2s सब सेल पॉसिबल है और 2p, तो इसलिए कहते हैं n बराबर 2 में केवल 2 सब सेल पॉसिबल हैं, 2s और 2p। और n बराबर अगर 1 होता तो एक ही सब सेल पॉसिबल थी, कौन सी, 1s। ऐसे ही n बराबर अगर 3 होगा तो 2s 2p और सॉरी n बराबर अगर 3 है, n इजिकल टू अगर 3 है, ये n इजिकल टू अगर 2 है और n इजिकल टू 1 है, तो 3s 3p और 3d। वो आगे देख लीजिएगा, देखो n बराबर 3 है तो क्योंकि n बराबर 3 होगा तो l की कितनी वैल्यू है, 0 1 और 2। देखो 0 1 और 2, तो n इजिकल टू 3 है तो 0 किसके लिए होता है, s के लिए, 1 किसके लिए होता है, p के लिए। l की वैल्यू अगर 2 है तो किसके लिए होती है, d के लिए। अब n बराबर 3 सेल थी तो हम कह सकते हैं कि n इजिकल टू 3 सेल में 3 सब सेल पॉसिबल है। क्लियर हो गया ये, तो L इजिकल टू 2 कोरोस्पॉन्ड टू D ऑर्बिटल्स। क्लियर है, L की वैल्यू अगर 2 है तो वो किस ऑर्बिटल के लिए होती है, D के लिए। ऐसे ही n इजिकल टू 4 है तो तभी तो कहते हैं कि फोर्थ सेल में कितनी सब सेल पॉसिबल है, S P D और F। और कैसे पता चला, क्योंकि n इजिकल टू 4 है तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ पर तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 0 से 3 तक कितनी डिजिट आएंगे बीच में, 0 1 2 है ना, तो ये हो गया। तो इसलिए फोर्थ सेल में कितनी सब सेल पॉसिबल है, 4s 4p और 4d और 4f। क्योंकि अगर l की वैल्यू 3 है तो वो किस सब सेल के लिए होती है, f सब सेल के लिए। तो इसी तरह से देखो बता रखा है यहाँ पे, s का मतलब होता है शार्प, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है कि n बराबर 1 है तो s सब सेल पॉसिबल है, n इजिकल टू 2 है तो s और p, n इजिकल टू 3 है तो s p d। ठीक है, या l की वैल्यू लिखना चाहो तो यहाँ क्या हो जाएगी, 0 1 2, यहाँ 0 1 और यहाँ 0 और ये 0 1 2 और 3। तो ये सब सेल पॉसिबल है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अभी वो भी देखेंगे कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके इक्वल होती है, n स्क्वायर होता है, 2n स्क्वायर होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, या 2l प्लस 1 किसको बताता है। अभी ये फॉर्मूले भी हम बताएंगे आपको, ठीक है, तो इन पे भी बात करेंगे अभी क्या क्या होते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वांटम नंबर देख लेते हैं। दिस क्वांटम नंबर गिव्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड दियर ओरिएंटेशन डेजिग्नेटेड बाय ml, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कि n ने तो बता दिया जी, ठीक है 1 2 3 4 5 है ना, l ने बता दिया कि हाँ जी s में हो सकता है, p में हो सकता है, d में भी हो सकता है, f में भी हो सकता है। ठीक, m ने क्या बता दिया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने क्या रिप्रेजेंट किया कि s में तो है, अब s में कितनी ऑर्बिटल यहाँ पे पॉसिबल है, तो s में 1 ऑर्बिटल पॉसिबल होती है, p में 3 ऑर्बिटल पॉसिबल होती है, d में 5 ऑर्बिटल पॉसिबल है। ठीक, ऐसे ही f में 7 ऑर्बिटल पॉसिबल है। ठीक, तो इस तरह से m किसको बताता है कि कितनी पॉसिबल ऑर्बिटल प्रेजेंट हो सकती हैं किसी
सब सेल में, ठीक है। एस सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। अब एक ही क्यों है वो भी अभी क्लियर हो जाएगा। पी में 3 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, या 3 ओरिएंटेशन एक तरह से इलेक्ट्रॉन के पॉसिबल हो सकते हैं। पी एक्स में हो सकता है, पी वाई में हो सकता है, पी जेड में हो सकता है। ऐसे ही डी सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें भी वो 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, है ना। वो हम पढ़ेंगे अभी कौन कौन से ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। जब हम शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो वहाँ पर पूरी क्लियरिटी और आ जाएगी। तो फिलहाल एम किसको बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, की एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में तो है, उसमें भी किस में है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एन क्या है, एन क्या है, पूरी एक बिल्डिंग है। अब किसी बिल्डिंग में काफ़ी सारे ब्लॉक हो सकते हैं, है ना। एस ब्लॉक कहते हैं ना, कि किसी सोसाइटी में ए ब्लॉक बना देते हैं, बी ब्लॉक बना देते हैं, सी ब्लॉक बना देते हैं। चलो किसी कैंडिडेट को ढूंढने जाना है आपको, है ना, किसी से मिलने जाना है, तो आपको ये पता है कि वो बी ब्लॉक में है, तो लेकिन बी ब्लॉक में भी तो काफ़ी सारे घर हैं। अब उन घर में भी किस में है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे किसी सोसाइटी में आपसे किसी मिलने जाना है, आपको ये पता था जी हमारा रिलेटिव बी ब्लॉक में है, लेकिन बी ब्लॉक में भी तो काफ़ी सारे घर हो सकते हैं। तो उस घर में भी आप किससे मिलने जा रहे हो, है ना, उस सोसाइटी उस ब्लॉक में भी सॉरी आप किससे मिलने जा रहे हो। तो वही वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन चलो पी ब्लॉक में, पी कह लो, ब्लॉक कह लो, या सब सेल कह लो, पी सब सेल में है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पी में भी कौन सी वाली एक्सिस पे है, पी एक्स पे है, पी वाई पे है, या पी जेड पे है। तो एम बताता है एक तरह से शेप ऑफ ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस हो सकती है, वाई हो सकती है, और जेड हो सकती है। फॉर एनी सब सेल एम एल हैज 2l प्लस 1 वैल्यू, ठीक। तो m की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, एक तरह से l पर। तो m इजिकल टू क्या हो गया, 2l प्लस 1। तो अगर l की वैल्यू 0 है सपोज, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया। तो m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, m की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, है ना। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि L बराबर 0 है तो M बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब S सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, और M की वैल्यू रियल में -L2, टोटल वैल्यू अगर M की निकालनी है आपको, -L2 02 प्लस L होती है, -L2 02 प्लस L होती है। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब M 2l प्लस 1 से तो क्या आता है कि किसी सब सेल में कितनी ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकती हैं, तो वो तो बता देता है 2l प्लस 1। वैसे रियल में m की वैल्यू की क्या होती है, -l से 0 से प्लस l तक होती है ना। कि अगर l की वैल्यू 0 है सपोज, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0, है ना, क्योंकि -0 से 0 से प्लस 0, तो ये तो क्या हो गया, 0 ही हो गया। मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यू है। तो जो देखो यहाँ पे आ रहा था, टोटल वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। और कितनी ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, कौन कौन सी हैं, तो वो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, m की ये वाली वैल्यू। तभी कहते हैं ये एक ही मान है ना, एक ही वैल्यू है ना, इसलिए कहते हैं कि अगर l बराबर 0 है तो m बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वहाँ पर केवल एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल होगी। For a given value of L, ML can have value from -L to 0 to प्लस L, है ना, क्योंकि 0 तो इंक्लूड करना ही करना है इसमें। फॉर्मूला अगर ऐसे लिख लीजिए, -L to 0 to प्लस L। उस कलर से शो नहीं हो रहा होगा, एक बार और लिख देता हूँ, -L to 0 to प्लस L। लास्ट स्लाइड में भी हमने लिखा था, यहाँ भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो क्या कहा मैंने, L की वैल्यू 0 है तो हमें पता है S सब सेल पॉसिबल है। तो M की वैल्यू क्या हो जाएंगी भाई, अभी बताया मैंने, -0 से 0 से प्लस 0, है ना, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तो देखो ML की वैल्यू क्या होगी, 0। इसका मतलब अगर L बराबर 0 है तो M बराबर भी 0 होगा, और वहाँ पर एक ही वैल्यू है ना, तो इसलिए कहते हैं कि एक S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की वो प्रोबेबिलिटी है वो किसी भी एक्सिस पे हो सकती है। जब एक ही ऑर्बिटल है तो वो x एक्सिस पे भी रह सकता है, y पे भी और z पे भी। अब अगर L की वैल्यू 1 है
तो m की वैल्यू क्या हो गई, -1 से 0 से +1। ठीक, तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 3, -1, 0 और +1। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप l बराबर 1 है तो l बराबर 1 के लिए 3 वैल्यू m की हैं, तो इसका मतलब 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, px, py और pz पे। तो इसलिए कहते हैं कि p ऑर्बिटल, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं, px, py और pz, जिनके लिए वैल्यू -1, 0 और +1 होती है। ऐसे ही l बराबर 2 है तो क्या होगा, -2 से -1, 0, +1 और +2। क्लियर। तो टोटल कितनी वैल्यू है ये, 5। तो इसलिए कहते हैं कि l बराबर 2, l बराबर 2 किसके लिए होता है, d सब सेल के लिए, लिखा हुआ भी है देखो, d सब सेल के लिए होता है। तो इसलिए कहते हैं कि d में कितनी ऑर्बिटल पॉसिबल होंगी, ये 5। कौन कौन सी, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। f सब सेल, तो f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। सिमिलरली 7 वैल्यू यहाँ पर फिर किसकी होंगी, m की। तो इसलिए f में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 7। क्लियर हो गई बातें। अब बात आती है नेक्स्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होती है, तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि चलो n बराबर 2 में था इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 में भी p में था, तो p में भी लेकिन किस में था, चलो माना इलेक्ट्रॉन p बाई में था, लेकिन अब उसका स्पिन कैसा है कि क्लॉकवाइज है, वो अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये कौन सा मोशन है, देखो क्लॉकवाइज, और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के 2 तरह के स्पिन हो सकते हैं, एक तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्लॉकवाइज, अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज के को +12 से और एंटी क्लॉकवाइज मोशन को -12 से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो s की वैल्यू बस 2 ही हो सकती हैं, +12 या -12। +12 शो करेगा क्लॉकवाइज स्पिन को, ठीक, जैसे घड़ी घूमती है ना, इस तरह से ही तो घड़ी की सुई घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज को। क्लियर है। तो ठीक है बेटा, तो ये था टोटल क्वांटम नंबर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इन्हें पढ़ते रहिएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हाँ किस तरह से क्वांटम नंबर से, पहली बात तो एक्सरसाइज में ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आएंगे वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ओके बाय।